अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं BS नर्सिंग विद असद। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। जो डव के हवाले से हमें जो टास्क मिला था उसमें हमारे मिड टर्म में जो हमारे पास 5 टॉपिक थे वो तो हम इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे, लेकिन अभी हमारा फ़ाइनल टर्म आने वाला है। तो फ़ाइनल टर्म के हवाले से हम जो है टॉपिक वगैरह शुरू कर रहे हैं और ये न्यू चैनल है। आई होप आप लोगों को इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी इंशाल्लाह। और मज़ीद इसी तरह वीडियोस देखने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो 5 टॉपिक है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, जो ये 3 जो टॉपिक है ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो है वो 5 MCQs आएंगे। और इसके अलावा नीचे हमारे पास जॉइंट्स और जो एंटीजोमेंट्री सिस्टम है, या जिसे हम स्किन, नेल और हेयर के हवाले से इसमें हम बात करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास है, वो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम है। तो आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के एक टॉपिक है जो कि ब्लड के हवाले से है, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। मतलब कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, टाइम ज़ाया किए बगैर चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड के हवाले से है, जो कि प्रिपेयर्ड बाय सन अजीज़ हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखते हैं कि हम इसमें क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें अगर हम ऑब्जेक्टिव के हवाले से बात करें तो डिफ़ाइन ब्लड, हम इस टॉपिक में जो है वो ब्लड को डिफ़ाइन करेंगे और इसके फंक्शन के हवाले से हम बात करेंगे कि इसमें मतलब जो है ब्लड हमारे पास क्या क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करता है। और इसके हवाले से हम और मज़ीद हम बात करेंगे डिस्क्राइब द कंपोजिशन, मतलब इसमें कौन कौन सी मटेरियल, क्या क्या चीज़ इसमें शामिल है, और ये इसका फंक्शन ऑफ सेलुलर पार्ट और ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा के, इसमें सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड और प्लाज्मा जो है उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है। और फिर हम बात करेंगे A, B, O और ब्लड ग्रुप के ऊपर, और आज RH जो है फैक्टर के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, टाइम जाए के बगैर आज की जो हम अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड को डिफ़ाइन करते हैं कि ब्लड दरअसल है क्या। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है एज इट सर्कुलेट्स कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी, अलाउिंग कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यूज़ डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। सबसे पहले इसमें हम फ्रेंड्स देखते हैं कि ब्लड है क्या। तो कनेक्टिव टिश्यू है और एक फ्लूइड है, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ये सर्कुलेट करता है कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी। मतलब कि हमारी पूरी बॉडी में जो है ये कॉन्स्टेंटली जो है ये सर्कुलेट करता है और ये कम्युनिकेट करता है बिटवीन टिश्यूज़, मतलब कि उनसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रोवाइड करता है और डीऑक्सीजनेटेड या वेस्ट मटेरियल या जो भी है वो लेता है। तो इस तरह ये कम्युनिकेट करता है हर टिश्यूज़ के साथ, टिश्यूज़ के दरमियान जो है वो कम्युनिकेट का काम भी करता है। तो इसके 3 फंक्शन है फ्रेंड्स, या यूँ समझ लें कि ब्लड जो है हम अगर डिफ़ाइन करें तो 3 हिस्सों में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ब्लड जो है हमारे पास फ्लूइड है जो कनेक्टिव टिश्यू है और ये सर्कुलेट करता है हमारे पूरे बॉडी में, और ये कॉन्स्टेंटली जो है या कॉन्स्टेंट कम्युनिकेट करता है टिश्यूज़ के दरमियान। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं इसके फंक्शन के हवाले से कि इसका फंक्शन क्या है, क्या क्या काम ये जो है वो परफॉर्म करता है। ब्लड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग गैसेस, मतलब कि ये गैसेस को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन इनको ये प्रोवाइड करता है टिश्यूज़ तक या सेल्स तक, और कार्बन डाइऑक्साइड उनसे लेके रिमूव करता है। ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे पास सेल या टिश्यूज़ वगैरह से लेके उसे भी ये जो है वो निकाल लेता है। जैसे हमसे ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स तक जो है प्रोवाइड करता है। और हमारे हर एक सेल को ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो दरकार होती है। तो ये ब्लड जो है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स और गैसेस जो है, ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स तक पहुंचाता है, और ये हेल्प करता है रिमूविंग टॉक्सिक फ्रॉम द बॉडी। हमारे पास हमारे बॉडी में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल प्रोसेस वगैरह होते हैं जिसमें हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंस भी जो है वो बन जाते हैं, तो उनको भी ये ब्लड जो है हमारा रिमूव करता है बॉडी से।
अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, हम बात करेंगे ब्लड कंपोनेंट के हवाले से। तो ब्लड व्हेन अलाउ टू स्टैंड, स्टैंड का मतलब है खून लेना, विल सेपरेट इनटू टू कंपोनेंट। अगर हम इसको ब्लड को लेंगे और सेपरेट करेंगे दो कंपोनेंट में, तो इसमें हमारे पास एक आता है लिक्विड पोर्शन और एक आता है सॉलिड। लिक्विड जो है हमारे पास ज़रा लाइट रेड कलर इसका होता है, और सॉलिड का जो है बिल्कुल सॉलिड तो नहीं कह सकते, लेकिन सॉलिड थोड़ा सा इसके मुकाबले में ये जम जाता है, तो इसलिए इसको हम सॉलिड कहते हैं। ये डार्क रेड कलर का होता है। ये हमारे पास जो है लिक्विड पोर्शन जो हमारे पास होता है, ये अगर सिरिंज में या ट्यूब में आप ब्लड लेंगे तो इस लिक्विड या पोर्शन जो हमारे पास होता है सिरिंज में या ट्यूब में जो है ऊपर की तरफ आता है, और सॉलिड जो है नीचे सिरिंज में या ट्यूब में नीचे की तरफ बैठ जाता है, इसलिए इसको हम सॉलिड कहते हैं। लिक्विड में हमारे पास आता है प्लाज्मा। ये हमारे पास प्लाज्मा पोर्शन होते हैं। प्लाज्मा में फिर मज़ीद हमारे पास क्या क्या होंगे और हम आगे बात करेंगे इस पर। तो विच इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड कंप्राइज्ड मोस्टली ऑफ वाटर, मतलब कि ज़्यादा मोस्टली जो है ये वाटर नुमा होता है, पानी की तरह होता है, बिल्कुल लिक्विड होता है। और सॉलिड हमारे पास होता है सेलुलर कंपोनेंट इंक्लूड रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। इसको मज़ीद हम क्या क्या नाम दें हम सेल लेंगे या क्या नाम हम से पुकार सकते हैं, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। ये हमारे पास सेलुलर पार्ट होता है जिसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, और इसके अलावा प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, जो कि हमारे पास नीचे जो बेटा होता है या डार्क कलर होता है या जम जाता है, ये हमारे पास सेलुलर कंपोनेंट्स होता है। सेलुलर कंपोनेंट्स में हम फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे सबसे पहले एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को फ्रेंड्स हम जो है वो रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, या रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ओरिजिनेट इन द बून मेरो, फ्रेंड्स ये हमारे पास बून मेरो में जो है ये बनते हैं। रेड ब्लड सेल जो हमारे पास है वो बून मेरो में बनते हैं। बून मेरो में किस जगह पर क्या प्रोसेस होता है वो इंशाल्लाह जब हम उस स्केलेटल सिस्टम के ऊपर बात करेंगे तो उसमें मैं ज़रूर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा कि ये किस तरह से हमारे पास रेड ब्लड सेल जो है या ब्लड सेल्स हमारे पास बनते हैं। रिजेंबल द शेप ऑफ द डॉगनट विद अ होल बाइकनकेव। इसका अगर हम शेप के हवाले से बात करें तो फ्रेंड्स ये बाइकनकेव होता है और डिस्क शेप होता है, या इसे राउंड भी कह सकते हैं। राउंड होता है और कनकेव होता है। ये डॉगनट इसमें दिया है विदाउट अ होल, मतलब कि इसमें कोई होल वगैरह नहीं होता। या साइड में आपको दिख भी रहा होगा, राउंड होता है बिल्कुल, और कनकेव होता है, नीचे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। और अगर हम इसके एवरेज लाइफ स्पैन के हवाले से बात करें तो ये एक एडल्ट पर्सन का जो दिया हुआ है 120 डेज़, मतलब कि 120 दिन तक एक सेल जो हमारे पास एरिथ्रोसाइट का एक सेल होता है या रेड ब्लड सेल का हमारे पास एक सेल होता है, वो 120 दिन तक ज़िंदा रहता है। ये एक एडल्ट पर्सन की बात हो रही है। लेकिन अगर इसी में हम बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चों का जो है वो 60 डेज़ होता है। 60 दिन के बाद वो दोबारा रिन्यू हो जाता है या डेड होकर, या जो भी इसके मटीरियल जो है वो यूज़ कर दिया जाता है और बाकी एक्स्ट्रा जो है वो रिमूव कर दिया जाता है जिस्म से। मतलब कि अगर हम लाइफ स्पैन एडल्ट की बात करें तो 120 डेज़ है, और अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें, चिल्ड्रन के हवाले से बात करें तो 60 डेज़ होता है। और अगर हम नॉर्मल वैल्यू के हवाले से बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 4.5 to 5 मिलियन जो है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। मतलब कि एक क्यूबिक मिलीमीटर में 4.5 to 5 मिलियन सेल्स हमारे पास होते हैं। कंटेन एन आयरन रिच प्रोटीन मोलिक्यूल कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे पास फ्रेंड ये आयरन रिच प्रोटीन मोलिक्यूल होता है जो हीमोग्लोबिन हमारे पास होता है। और इसमें हमारे पास मेन कंपोनेंट जो है रेड ब्लड सेल में हमारे पास जो है वो हीमोग्लोबिन कह सकते हैं, या एच भी इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, हम इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये आयरन रिच प्रोटीन होता है हमारे पास, और ये मेन कंपोनेंट है हमारे पास रेड ब्लड सेल का। और ये रेडिश कलर जो है ये भी इसी वजह से इसको दिया गया होता है। हीमो का मतलब है रेड और ग्लोबिन का मतलब है रिच प्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन इसलिए इसको नाम दिया गया है और इसलिए इसका कलर जो है वो रेड होता है। अब हम मज़ीद बात करेंगे हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एवरी बॉडी सेल्स। मतलब कि हमारे पास बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सब से यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेता है और ऑक्सीजन जो है उन्हें देता है। मतलब कि ऑक्सीजन हमारे सेल्स को प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे सेल से लेके रिमूव कर देता है।
अब हम मज़ीद इसके हवाले से बात करेंगे कि एक नॉर्मल एज में एक नॉर्मल मेल या फीमेल में जो हमारे पास हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास मेल में जो है वो हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा सा बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, मतलब कि 14 से 18 ग्राम पर 100 ml जो है ऑफ ब्लड हमारे पास मेल में होता है। और अगर फीमेल के हवाले से बात करें तो 12 से 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। और इसमें हम मज़ीद एक प्लस पॉइंट दिया है एबनॉर्मली लो हीमोग्लोबिन लेवल एंड और डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ कॉल्ड एनीमिया, कि हमारे सेल हमारे जिस्म में खून में जो हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम हो जाए या लेवल उसका कम हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं या क्या कह सकते हैं, तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। मतलब कि जिस बंदे में खून की कमी होती है उन्हें एनीमिया कहा जाता है। मेडिकल टर्म्स में इसको एनीमिया कहते हैं। इसके साथ सिम्टम क्या होते हैं कि अगर आपको एनीमिया हो गया है तो आपको सबसे पहले तो वीकनेस होगी, मतलब कि आपको कमज़ोरी महसूस होगी, सर में दर्द होगा, पाल स्किन जो है वो कलर होगा, मतलब कि आपके स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग को अगर हम मेडिकली देखें तो इसे डिस्पनिया या डिस्निया भी कहते हैं, जो कि डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, मतलब कि आप सांस सही तरीके से प्रॉपर तरीके से जो नहीं ले पाते तो इसे हम डिस्पनिया भी कहते हैं या डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग। ये इसमें साइन एंड सिम्टम हैं कि अगर आपको एनीमिया हो जाए तो आपको ये चीज़ें देखने को इसमें मिलेगी। अब हम बात करेंगे इसके ल्यूकोसाइट्स के हवाले से। ल्यूकोसाइट्स हमारे पास जो है वो वाइट ब्लड सेल है। ल्यूकोसाइट हमारे पास वाइट ब्लड सेल भी इसको हम कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है आल्सो नाउ एज वाइट ब्लड सेल, मतलब कि इसको हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रॉइंग फॉरेन सब्सटेंस सच एज पैथोजन मतलब कि बाहर से कोई फॉरेन बॉडी फॉरेन बॉडी बाहर से आ जाए तो उसको किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ये इसका काम है हमारे पास वाइट ब्लड सेल का। और अगर हम इसके लाइफ स्पैन के हवाले से बात करें तो फ्रेंड्स इसका वाइट ब्लड सेल का हमारे पास जो लाइफ स्पैन है वो 12 से 20 दिन तक जो है एक सेल जो है वो लाइव रहता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है और न्यू सेल जो है हमारे बॉडी में बनते रहते हैं। अपेयर राउंड एंड वाइट बिकॉज दे लैक हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जो है नहीं होता है तो इस वजह से इसका कलर जो है वो वाइट होता है और ये भी बिल्कुल राउंड होता है, लेकिन ये वाइट कनकेव नहीं होता, ये बिल्कुल सिर्फ राउंड होता है, कनकेव नहीं होता। नॉर्मल एडल्ट हैज़ 5000 to 10,000 वाइट ब्लड सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। एक नॉर्मल मेल में जो है या एडल्ट पर्सन में जो है वो 5000 से 10,000 जो है पर क्यूबिक मिलीमीटर उसमें सेल्स मौजूद होते हैं। अगर हम ऑफ टाइप ऑफ ब्लड्स वाइट ब्लड सेल्स देखें तो वाइट ब्लड सेल में हमारे पास फ्रेंड्स ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट में हम इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो बनाएंगे जो कि माइक्रोबायोलॉजी में हम इसको इंशाल्लाह फुल डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी एक शॉर्टली इससे या थोड़ा सा हाउ नाउ समझाने के लिए आपको इतना समझा सकता हूँ कि ग्रेन्युलोसाइट जो हमारे पास होते हैं इसमें स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और एक ग्रेन्युलोसाइट में हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। ए का मतलब है एब्सेंट। और इसके अगर हम ग्रेन्युलोसाइट के हवाले से देखें तो न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स इसके टाइप से है। और अगर ए ग्रेन्युलोसाइट का देखें तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स इसके टाइप से है। तो इसको हम मज़ीद अभी डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स ग्रेन्युलोसाइट के हवाले से हम बात करेंगे। ग्रेन्युलोसाइट में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, बेसिनोफिल्स और एसिनोफिल्स हमारे पास इसके टाइप से इसमें पाए जाते हैं। तो अगर हम न्यूट्रोफिल्स के हवाले से बात करें तो न्यूट्रोफिल्स में हमारे पास मोस्ट न्यूमेरियस ऑफ ऑल द WBC, मतलब कि हमारे पास WBC जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं। मेन वॉरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन जो है हमारे पास फेगोसाइटोसिस फ्रेंड्स किसी भी बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करना या ख़त्म करना या फिनिश करना, उस प्रोसेस को जो है फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो मेन वॉरियर जो हमारे पास है, हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हमारे पास मेन वॉरियर होते हैं। बेसिनोफिल्स के हवाले से अगर हम बात करें लीस्ट कॉमा ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, मतलब कि ये इतने ज़्यादा भी नहीं होते, इतने कम भी नहीं होते, लीस्ट होते हैं। असिस्ट विद द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में जो है ये हेल्प करते हैं। रिलीज़ हिस्टामिन, ये हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं और हेपारिन को। हेपारिन फ्रेंड्स हमारे पास जो
ब्लड क्लॉटिंग का काम है ये करता है कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने से हेपारिन जो है वो बचाता है। तो बेसिनोफिल्स हमारे ब्लड को क्लॉट होने से भी बचाने में हेल्प करता है। और एसिनोफिल्स की अगर हम बात करें तो एसिनोफिल्स में हमारे पास प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हमारे एसिनोफिल्स जो हमारे पास है कम तादाद में पाए जाते हैं। इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय फोरिजन प्रोटीन, ये जो फोरिजन बॉडी का प्रोटीन है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करता है और इंजेस्ट करता है, मतलब कि ख़त्म कर देता है, कहा जाता है। सेक्रीट केमिकल टू डिस्ट्रॉय पैरासाइट, और जब ये पैरासाइट्स वगैरह को जो डिस्ट्रॉय करता है तो ये उस टाइम जो है केमिकल को भी सेक्रीट कर देता है। इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जो हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होता है उसमें भी ये हेल्प करता है रिएक्शन से बचाने के लिए। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब कि अगर बाहर से कोई पैरासाइट आपके जिस्म में आ जाए और इन्फेक्शन कॉज करे तो उसमें भी ये हेल्प करता है, उससे भी ये बचाता है। ये तो हमारे पास हुए ग्रेन्युलोसाइट। अब हम एक ग्रेन्युलोसाइट के हवाले से बात करेंगे जिसमें हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते। तो उसके अगर हम टाइप्स के हवाले से बात करें तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसाइट्स के हवाले से। तो मोनोसाइट्स हमारे पास फ्रेंड्स लार्ज इन साइज़ है। हमारे पास वाइट ब्लड सेल में जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल्स होते हैं ऑफ ऑल वाइट ब्लड सेल। हमारे पास वाइट ब्लड सेल में सबसे लार्जेस्ट जो है ये सेल्स होते हैं मोनोसाइट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। प्राइमरी फंक्शन इज़ फेगोसाइटोसिस, इसका काम भी जो है वो फेगोसाइटोसिस करना है। फेगोसाइटोसिस का मतलब फ्रेंड्स मैंने पहले ही ऊपर समझाया है कि फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि बाहर से कोई फोरिजन बॉडी आए या कोई फोरिजन पार्टिकल्स आए उसको इनगल्फ करता है या फिनिश करता है या किल कर देता है। उस प्रोसेस को जो है हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। सर्वाइव फॉर सेवरल मंथ, ये हमारे पास कुछ ही मंथ जो हमारे पास जिस्म में मौजूद होता है ये पाया जाता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। मतलब कि अगर हमारे जिस्म में कोई ऐसा पार्टिकल्स कोई ऐसी चीज़ आ जाए या पैरासाइट वगैरह या फोरिजन बॉडी आ जाए जिसके हवाले से ये मोनोसाइट सेल हमारे पास बन जाते हैं तो ये कुछ ही मंथ हमारे जिस्म में और भी होते हैं, फिर उसके बाद ये खुद खुद ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ेक्टिव अगेंस्ट क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। क्रोनिक हमारे पास होता है जो 6 मंथ से ज़्यादा कोई बीमारी को हो जाए तो उसे हम क्रोनिक कहते हैं, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और अच्छा काम परफॉर्म करता है। वाइट ब्लड सेल का जो मोनोसाइट्स जो है वो टाइप्स है वो सबसे अच्छा काम करता है इसमें। और लिम्फोसाइट्स के हवाले से अगर हम बात करें, असिस्ट विद आ इम्यून सिस्टम, ये हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है उसमें ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ डेट डिस्ट्रॉय पैथोजन, ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करता है पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। एड इज़ कंट्रोल एलर्जिक रिएक्शन, और ये जो है एलर्जिक रिएक्शन को भी जो है वो कंट्रोल करता है। Quantities to each type of WBC can be determined with a blood test. Now is a differential जो है हमारे पास वाइट ब्लड सेल का एक डिस्क्रिप्शन सा होता है जिसमें हमारे पास ये इन तमाम चीज़ों के हवाले से क्वांटिटी लिखी होती है और इसमें हमें पता चलता है कि मोनोसाइट्स हमारे पास कितने हैं, लिम्फोसाइट्स हमारे पास कितने हैं, या न्यूट्रोफिल्स वगैरह, उसकी तमाम की तमाम जो है वाइट ब्लड सेल में जो भी चीज़ें होती हैं उसके हवाले से लिखा होता है डिफरेंशियल्स में। तो ये वाइट ब्लड सेल के एक रिपोर्ट में लिखा होता है। तो अब हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट्स के हवाले से। आल्सो नाउ एज प्लेटेलेट्स, इसको हम प्लेटेलेट्स भी कहते हैं या प्लेटेलेट्स को ये कह सकते हैं कि थ्रोम्बोसाइट भी हम कहते हैं। स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द सेलुलर कंपोनेंट्स, उस तमाम सेलुलर कंपोनेंट्स में जैसे कि हमने रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल के हवाले से बात की, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट जो है वो हमारे पास प्लेटेलेट्स होता है। नॉर्मल एडल्ट हैज़ 150,000 to 450,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, मतलब कि हमारे पास पर क्यूबिक मिलीमीटर में 1.5 लाख से हमारे पास 4.5 लाख मौजूद होते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन इज़ 9 to 12 डेज़, इसका जो लाइफ स्पैन है 9 से 12 दिन ये हमारे जिस्म में रहते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और मज़ीद और बनते रहते हैं। इस तरह कुछ ख़त्म होते हैं कुछ बनते हैं। प्रिवेंट ब्लड लॉस फॉलोइंग एन इंजरी, मतलब कि हमारे पास कोई इंजरी वगैरह हो जाए, इसका काम क्या है कि अगर हमारे पास कोई इंजरी वगैरह हो जाए जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा हो तो ये प्लेटेलेट्स वहाँ पर जाकर डायरेक्ट ब्लड को क्लॉट कर देता है और वहाँ से ब्लड को मज़ीद बहने से
फिनिश ख़त्म कर देता है, रोक देता है। ये हमारे पास थ्रोम्बोसाइट का जो है वो काम है। और बात करेंगे इसके लिक्विड कंपोनेंट्स के हवाले से। ये तो हमने सेलुलर कंपोनेंट्स के हवाले से हमने बात की। अब हम बात करेंगे इसके लिक्विड कंपोनेंट। ब्लड में जो हमारे पास लिक्विड कंपोनेंट है, प्लाज्मा जिसको हमने कहा था, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि प्लाज्मा में हमारे पास क्या क्या मौजूद होता है, उसकी क्या क्या कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा हमारे पास सबसे ज़्यादा इसमें हमारे पास वाटर होता है, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स हमारे पास प्लाज्मा टाइप्स में जो है इसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हार्मोन्स भी, जितने भी हार्मोन्स वगैरह हैं वो हमारे प्लाज्मा में मौजूद होता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें मौजूद होते हैं। प्रोटीन, वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल इसको हम कह सकते हैं, ये भी इसमें मौजूद होते हैं। और प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, मतलब कि हमारे जिस्म को जो प्रोटेक्ट करते हैं वो कुछ सब्सटेंस भी इसमें मौजूद होते हैं। तो ये इसकी कुछ कंपोजिशन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी और ये आपको याद भी होनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ प्रोसीजर दैट सेपरेट ब्लड इनटू लिक्विड एंड सेलुलर कंपोनेंट। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे पास एक लेबोरेटरी में हमारे पास एक मशीन होती है जिसमें हमारे ट्यूब वगैरह में जो ब्लड लिया होता है वो उस मशीन में रख देते हैं और विद इन सेकेंड वो काफ़ी स्पीड से जो है वो राउंड राउंड घूमती है और हमारे जो है लिक्विड पार्ट को, या जिसको हम प्लाज्मा पार्ट कहते हैं या सेलुलर पार्ट जिसको हम सॉलिड पार्ट कहते हैं, इसको बहुत जल्दी जो है वो सेपरेट कर देती है। इस सेपरेशन के अमल को, इस प्रोसेस में घूमने के अमल को जो है हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे ABO एंड RH ब्लड टाइप के हवाले से कि AB और RH ब्लड टाइप्स जो है वो क्या है हमारे पास। द ब्लड ग्रुप सिस्टम रिकॉग्नाइज फॉर ब्लड ग्रुप। हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो 4 ग्रुपों में डिवाइड हो गए हैं, तकसीम हुए हैं। हर किसी का अलग अलग ग्रुप होता है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप A होता है, B होता है और AB होता है और इसके अलावा हमारे पास O होता है। मतलब कि ये 4 हमारे पास ब्लड्स के जो है वो टाइप्स हैं। दे आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर इन पार्ट बाय देयर एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के हवाले से ये जो है मुख्तलिफ होते हैं। किसी पर एंटीजन कौन सा होता है तो किसी पर एंटीबॉडीज़ मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ आते हैं। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन द सीरम। हमारे पास सीरम में जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती है वो पाई जाती है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन। एंटीजन के बेस पर जो है हमारे पास जो है वो एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। ऑन द सरफेस ऑफ द RBC, रेड ब्लड सेल के ऊपर जो है वो एक एंटीजन होता है जिसकी मदद से हमारे जिस्म में जो है वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो हम अब बात करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किस ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है। तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे पास ब्लड ग्रुप A जो है वो A और O से जो है सिर्फ ब्लड ले सकता है और A और B को जो है वो ब्लड दे सकता है। इस तरह अगर हम B के हवाले से बात करें तो ये B और O से, ब्लड ग्रुप B और O से ये ब्लड ले सकता है और B और AB को ब्लड जो है वो दे सकता है। AB के हवाले से अगर हम बात करें तो ये ब्लड ग्रुप A, B, AB और O सबको ये ब्लड ग्रुप जो है ये दे सकता है। लेकिन अगर इसके लेने की बात आ जाए तो सिर्फ ये AB से ही ब्लड ले सकता है। और अगर इस तरह हम O की बात करें तो O जो है वो सिर्फ O से ही ब्लड ले सकता है और ये O और AB और O को ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह से बात करें तो यूनिवर्सल डोनर जो हमारे पास होता है वो O होता है। मतलब कि ये सबको ब्लड ग्रुप जो है ये सिर्फ ब्लड दे सकता है। O जो हमारे पास है सबको जो है वो ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर लेने की बात आ जाए तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है हमारे पास होता है AB, ये सबसे ब्लड ले सकता है लेकिन सबको ब्लड नहीं दे सकता। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को भी याद करें क्योंकि ये MCQs के लिए बहुत ही पेपर के हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके RH फैक्टर के हवाले से कि RH फैक्टर दरअसल है क्या। RH फैक्टर हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव और एक हमारे पास होता है नेगेटिव। कंटेन द RH एंटीजन। RH जो है हमारे पास एंटीजन होते हैं जो कि कुछ पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव हमें हमारे पास जो है वो एंटीजन नहीं होता है और पॉजिटिव में हमारे पास जो है वो एंटीजन RH फैक्टर एंटीजन जो है हमारे पास मौजूद होते हैं।
क्लिनिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फीमेल टू नो हर RH टाइप्स इफ़ शी बिकम प्रेग्नेंट। अगर कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है तो उसका अपना RH फैक्टर उसको मालूम होना लाजमी है, मतलब कि उसको मालूम होना चाहिए कि उसका RH फैक्टर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये ब्लड ग्रुप पर ही लिखा होता है कि AB या AB या B या O पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके ऊपर लिखा होता है। एक प्रेग्नेंट फीमेल को जो है वो लाजमी पता होना चाहिए कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है और कौन सा फैक्टर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। विल मेक एंटीबॉडीज़ इफ़ गिवन RH पॉजिटिव। अगर नेगेटिव के ब्लड वाले को किसी पॉजिटिव ने ब्लड दिया है तो इसके ब्लड में जो है वो पॉजिटिव का जो है RH फैक्टर बनेगा और ये उस तमाम सेल्स को जो है जो ब्लड दे रहा हो उसके मुकाबले में ये रिएक्शन करेगा और तमाम सेल्स को जो है ये ख़त्म करेगा। नेगेटिव के हवाले से हम बात करें, मतलब कि नेगेटिव वाले को सिर्फ नेगेटिव ही दे सकते हैं और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव भी दे सकता है लेकिन नेगेटिव भी दे सकता है। और नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव वालों को सिर्फ़ और सिर्फ जो है नेगेटिव ही दे सकता है। अगर हमने इसको पॉजिटिव ब्लड लगा लिया है, RH फैक्टर जो पॉजिटिव है पॉजिटिव का लगा दिया है, तो ये उसके मुकाबले में बहुत ख़तरनाक रिएक्शन भी हो सकता है उसके मुकाबले में, और इसके ख़िलाफ़ जो है अपनी एंटीजन जो है या एंटीबॉडीज़ जो है वो बना देता है और उसको किल कर देता है तमाम सेल्स को। एग्लूटिनेशन कैन ऑकर इफ़ RH जो है इफ़ गिवन RH पॉजिटिव ब्लड। एग्लूटिनेशन कैन ऑकर, एग्लूटिनेशन जो है हमारे पास शुरू हो जाता है अगर किसी RH पॉजिटिव ब्लड को, जो ऊपर मैंने आपको समझाया कि अगर किसी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले ने नेगेटिव ब्लड को ब्लड दे दिया हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। और फ्रेंड्स इसमें मैं कुछ चीज़ें जो है आप लोगों के साथ मज़ीद शेयर करूँगा और ऐड करूँगा। तो उसमें सबसे पहले बात फ्रेंड्स हमारे पास आता है ब्रेन के हवाले से कि ब्रेन को जो है हमारे फुल बॉडी के हिसाब से जो है 20% ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है प्रॉपर काम करने के लिए या प्रॉपर हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए। ये हमारे पास 20% जो है वो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा रिक्वायर होती है या ज़्यादा चाहिए होता है। और फ्रेंड्स हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल के हवाले से। अगर हमारे ब्लड में जो है रेड ब्लड सेल की मिक़दार जो है वो कम हो जाए तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि उसे हम जो है वो एनीमिया कहते हैं, या हीमोग्लोबिन की मिक़दार हमारे ब्लड में कम हो जाए तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। लेकिन एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर भी है जिसमें हमारे ब्लड का जो है वो राउंड शेप जो है वो चेंज होकर, या जिसको हमने डिस्क शेप कहा था वो चेंज होकर मून शेप इख्तियार कर लेता है, या कुछ ऐसी शेप इख्तियार कर लेता है जिसे हम सिकल सेल एनीमिया इस बीमारी को कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया में फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो ब्लड रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो चेंज हो जाता है और मून शेप हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर या एक वेन में या कहीं पर भी अटक कर उसका जो शेप होता है वो इस तरह से होता है। फ्रेंड्स ये इस तरह से हो जाता है। तो इसमें हमारे पास अगर एक सिर्रा कहीं पर अटक जाए तो दूसरे सिरे से जितने भी नॉर्मल जो हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं या रेड ब्लड सेल होते हैं, यहाँ से गुजरेंगे तो वो इसकी वजह से तमाम जो है वो ब्लड सेल्स को जो है वो डैमेज कर देता है। तो ये हमारे पास ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए और MCQ पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए भी ये ज़रूरी है। इस तरह हमारे पास अगर वाइट ब्लड सेल की मिक़दार कम हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, या वाइट ब्लड सेल की मिक़दार ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से हमारे जिस्म में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स अगर हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल की मिक़दार ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे जिस्म में कोई इन्फेक्शन है, और ये आप रिपोर्ट को देखते हुए ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल की मिक़दार है वो बढ़ गई है या कम हो गई है। हाँ, अगर बढ़ी हुई है तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में जो है कोई इन्फेक्शन वगैरह है जिसकी वजह से आपके वाइट ब्लड सेल जो है वो बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर यही वाइट ब्लड सेल कम हो जाए तो इसका मतलब है कि आप इम्यूनो डिप्रेस्ड हैं, मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, उस वजह से आपका जो है वो वाइट ब्लड सेल जो है वो कम हो जाते हैं।
और फ्रेंड्स इसी तरह हमारे पास आता है जो है वो तो प्लेटलेट्स के हवाले से अगर हम बात करें कि हमारे जिस्म में प्लेटलेट्स कम हो जाए तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। लेकिन अगर यही मतलब कि हमारे पास जो है प्लेटलेट्स कम हो जाए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से हमारे पास जो अगर हमें कोई डैमेज कोई जगह हमारी डैमेज हो जाए तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्लेटलेट्स नहीं बनते और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लड लॉस हो जाता है। ये भी हमारे लिए ख़तरनाक होता है। और मैलिग्नेंसी कैंसर में हमारे पास फ्रेंड्स प्लेटलेट्स हद से ज़्यादा जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। ये तो कुछ कॉमन फ्रेंड्स चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताना ज़रूरी समझ रहा था। और आई होप फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है BSN के हवाले से या किसी भी टॉपिक के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।